consideration. You know that consideration is very important in agreement and contract. હવે સામાન્ય કન્સિડરેશન શું કરીએ? તો એક ઝાપટ મારે તો બે ઝાપટ મારવાની, એનો મતલબ કન્સિડરેશન. એને ખાલી જવાબ ન જોઈએ. Here consideration means something in return, quid pro quo, the Latin word. Without consideration there is no agreement. इस चैप्टर में एक्सेप्शन है, वो हम लर्न करेंगे. सबसे पहले आपको पेज नंबर 18 पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, यानी कंसिडरेशन का फर्स्ट पेज है. देयर विल बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 2. कंसेप्ट ऑफ कंसिडरेशन, उसका इंपॉर्टेंस एंड उसके डबल एस्पेक्ट. कंसिडरेशन क्या है, उसका एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा डबल एस्पेक्ट यानी आप स्कूटी परचेस करने जाओगे, आप स्कूटी लोगे और पैसा दोगे. डबल एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोमिसर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोमिसी. दोनों से कंसिडरेशन एक दूसरे को दिया जाता है. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी और द प्रोमिसी. और ऐसे पेक्युलर सर्कमस्टेंसेस, विशिष्ट परिस्थिति है जिसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो वैलिड है. थर्ड पार्टी यानी स्ट्रेंजर कैन गिव कंसिडरेशन बट कैन नॉट स्यू, उसके भी एक्सेप्शन है. तो बेसिकली इसमें हमें 4 पॉइंट्स देखने हैं. कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन में रूल्स क्या है, थर्ड पार्टी कब स्यू कर सकती है, एंड विदाउट कंसिडरेशन कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. सबसे पहले बेसिक हम देखेंगे तो कंसिडरेशन है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल आवश्यक एलिमेंट है. कंसिडरेशन वगैरह है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो ही सकतो નથી. ऑलरेडी वी हैव सीन समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, दैट इज नथिंग बट लेटिन वर्ड. કંઈક વર્તનમાં મળવું જોઈએ તો જ કન્સિડરેશન કહેવાય. There are two parts, detriment to the promisor and benefit to the promisee, और vice versa. एक उल्टा भी होता है. बेनिफिट टू द प्रोमिसर, आप मनी दोगे तो स्कूटी वाला जो सेलर है, स्कूटी का जो सेलर है, उसको मनी मिलेगा. फॉर हिम इट इज ए बेनिफिट. प्रोमिसर यानी सेलर ऑफ द स्कूटी, उसके लिए वो बेनिफिट है. लेकिन वो जब स्कूटी देगा वो उसका डेट्रीमेंट भी है. तो देयर इज अ डबल एस्पेक्ट. हर एक को कुछ बेनिफिट भी होता है और कुछ डेट्रीमेंट भी होता है. हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेलर ऑफ द स्कूटी, मनी मिलेगा, दैट इज अ बेनिफिट. प्रोमिसी मनी पे करेगा, दैट इज द नथिंग बट सेलर के लिए बेनिफिट है, एंड मनी पेमेंट जिसने किया है उसके लिए डेट्रीमेंट है. आपके लिए डेट्रीमेंट और जो सेलर है उसके लिए बेनिफिट होता है, वो वाइस वर्सा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग in Indian definitions, in English law and Indian definitions, somewhat difference, not wide difference. In English law, we are understanding with a point of detriment. નુકસાનના point of view થી English law માં જોવામાં આવે છે. જે Indian definition માં, let me see. First of all, what is the consideration? Consideration in a sense price agreed to be paid by the promisee. आप जो स्कूटी का मनी पे करोगे ना, इट इज प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसर. તમે જે ચૂકવો છો તે ફોર ધ ઓબ્લિગેશન ઓફ ધ પ્રોમિસર. પ્રોમિસર તમને જે સ્કૂટી આપવાનો છે એની જે ઓબ્લિગેશન જવાબદારી છે એના અગેન્સ્ટમાં તમે જે પૈસા ચૂકવો છો એને આપણે કન્સિડરેશન કહીએ છીએ. Therefore, in English judgment क्या होता है, some right, interest, profit और benefit. एक पार्टी को कुछ प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, उसका इंटरेस्ट है, वाइल अदर पार्टी को कुछ फॉरबियर्स होगा, डेट्रीमेंट होगा, लॉस होगा. एक ने फायदो ने बीजा ने नुकसान. इंग्लिश लो खाली એટલું જ કહે છે, એટ ધ રિક્વેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોમિસર હોવું જોઈએ. કન્સિડરેશન શુડ બી ગિવન એટ ધ રિક્વેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોમિસર ઓનલી. અને આ જે ઇંગ્લિશ લોની જે વ્યાખ્યા છે, એક બાજુ ફાયદો ને બીજી બાજુ નુકસાન, એ કેસ સ્ટડી ક્યુરી વર્સિસ મિસા તેના ઉપરથી એ લોકોએ ડિરાઈવ કરેલું છે. બટ વાઇલ ઇન ઇન્ડિયા
ઇન્ડિયા કન્સિડરેશનની શું વ્યાખ્યા આપે છે? સેક્શન 2D, when at the desire of the promisor, seller of the scooty, उसकी डिजायर से, एनी इच्छा थी, promisee or any other person, आप और आपके पापा, has done or abstained, मनी आपने पहले दे दिया, has done, does or abstained, आप मनी अभी दे रहे हो, और to do or to abstain, आप मनी फ्यूचर में दोगे, past, present and future, has done, does and to do, and negative act, abstain, abstains, to abstain. मैं सीए का क्लास नहीं करूंगा, बीकॉम का मत करवाना, मैं एक्स प्रोड्यूस नहीं करूंगा, मैं आप वाई प्रोड्यूस नहीं करोगे, वो सब क्या है? abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called the consideration. આવું જે એક્ટ છે એને આપણે શું કહી શકીએ? એબ્સ્ટિનન્સ છે ને શું કહી શકીએ? કન્સિડરેશન. એ જ પોઈન્ટને પાછા ફરીથી સમજાવેલા છે તમને. ડુ ઓર નોટ ડુઈંગ, પ્રોમિસરની ઈચ્છાથી, પ્રોમિસી કે બીજો કોઈ પણ વ્યક્તિ, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ કે ફ્યુચર ની અંદર કંઈ પણ આપે તો એ કન્સિડરેશન છે. ઇટ ડીડ નોટ બી એડેક્વેટ, ઇટ શુડ બી રિયલ. તે પૂરતું હોય એટલું જ જરૂરી નથી. 10,000 ની સામે 10,000 ની વસ્તુ હોય આવું જરૂરી નથી. 10,000 સામે 6,000 ની વસ્તુ આપ્યો તો બી ચાલે, તો બી કન્સિડરેશન કહેવાય. ઇટ હેઝ સમ વેલ્યુ, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની કે કિંમત હોવી જોઈએ, પૂરતી કિંમત એવું જરૂરી નથી. આમાં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એ પ્રોમિસ ટુ કેરી ધ બિસ્કુટ્સ વિધાઉટ એની પેમેન્ટ. ઝાડ જાય ને જગ્યા થાય તો કહીએ ને ઘણી વખત જંગલ જેવું આખું ફર્યું બની ગયું હોય, એમાં કોઈને લઈ આવી એને કે લાકડું બધું લઈ જાય ને મને જગ્યા ખાલી કરી દે. ए बी का गुड्स लेके जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन. इज इट वैलिड? यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वैलिड. आंसर इन अफर्मेटिव, यस, इट इज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड. While B parting his goods to A, that will be detriment for the B. B એ પણ કન્સિડરેશન તો આપેલું છે, જે ગુડ્સ આપી દીધો છે, લાકડું આપી દીધું છે, that is a what? Itself a consideration for the A. Although it is free of charge, but we can't say it is a free of charge because goods of the B given to the A. So it is a valid contract. कई बार ऐसा होता है, ए ने प्रोमिस किया है कि तेरा बी को प्रोमिस किया है चाइल्ड मैं संभालूंगा, तो मुझे एवरी ईयर 1,000 आपको पे करना है. 1,000 इज ऑल्सो कंसिडरेशन. सी ने डी को प्रॉमिस किया मैं आपको 10,000 ज्यादा दे दूंगा 1 महीने के बाद, मुझ पे स्यू मत करो. इट इज ऑल्सो वैलिड. रोबरी होता, मर्डर होता, उसका स्यू नहीं करने का कुछ एग्रीमेंट किया होता ना, तो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो जाता, वो इलीगल हो जाता. लेकिन ये तो मनी पेमेंट है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है. व्हाट इज कंपाउंडेबल वी विल सी इन चैप्टर 3. लेकिन यहां पे इतना समझना है वो इलीगल नहीं है. वो इलीगल नहीं है, उसकी वजह से 3 मंथ के बाद पेमेंट करेगा, उसका 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा है. We can say this is a valid legal requirement regarding consideration. सबसे पहले कंसिडरेशन की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? When can we say that कि कंसिडरेशन है वो वैलिड है? फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. आपको सेलर ऑफ द स्कूटी ने बोला है मुझे चेक से पेमेंट करो, उसका कॉम्पिटिटर, उसका नेबर बोल रहा है कैश में दे दो ना, डाल दो ना, यहाँ पे आपने डाल दिया. It does not mean you have paid. પ્રોમિસરની જે ઈચ્છા હોય ને, સ્કૂટી સેલરની જે ઈચ્છા હોય ને, એ રીતે, એ ટાઈમે, એ જગ્યાએ પેમેન્ટ કરો ને, તો જ કન્સિડરેશન વેલિડ છે. Consideration at the desire of the third party is not allowed. At the desire of the promisor is valid. एस का गुड्स पड़ा था, फायर में बर्न हो जाने वाला था, आर ने वो गुड्स बचा लिया. आर कैन नॉट आस्क द कंसिडरेशन फ्रॉम द एस बिकॉज इट इज अ वॉलंटरी एक्ट. इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द प्रॉफिट. Maximum R can ask the expenses. Maximum R can ask the expenses. So my point is that R S के पास S ने फायर का एक्सपेंडिचर किए हैं वो मांग सकता है,
उससे ज्यादा कोई कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। कंसिडरेशन फ्रॉम डोमिसी और एनी अदर पर्सन, वो तो हमने देखा। आप भी मनी पे कर सकते हो स्कूटी के, और आपके पापा भी पे कर सकते हैं। थर्ड पार्टी है, वो कंसिडरेशन पे कर सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकती। ए ने अपनी डॉटर को कोई प्रॉपर्टी दिया। ए ने बोला मेरे ब्रदर को तू एवरी मंथ इतना मनी दे देना। डॉटर ने अपने अंकल को मनी देने का बंद कर दिया, क्योंकि अंकल के पास से कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला है। अंकल के पास से कंसिडरेशन नहीं मिला, इसलिए अंकल को पे नहीं करूंगी। तो ऐसा डॉटर नहीं बोल सकती है। ए कैन स्यू टू हिज डॉटर। रीजन इज व्हाट? कंसिडरेशन फ्रॉम ए इज वैलिड, कंसिडरेशन फ्रॉम द अंकल इज नॉट रिक्वायर्ड। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है। परफॉर्मेंस है तो एग्जीक्यूटेड, प्रोमिस है तो एग्जीक्यूटरी। ऐसा भी हो सकता है दोनों परफॉर्म करने का बाकी है तो दोनों प्रोमिस है तो एग्जीक्यूटरी। एक ओर से परफॉर्म हो गया है, दूसरी ओर से बाकी है, तो वन एक्ट परफॉर्मेंस, अनदर एक्ट इज ए प्रोमिस। कई लोगों का फी पेमेंट करने का बाकी है तो इट इज एग्जीक्यूटरी, आपका फी बाकी, मुझे पढ़ाने का बाकी। कई लोगों ने फीस पे कर दिया है, तो फ्रॉम योर साइड इट इज परफॉर्म, so it is a performance. From my side it is a promise. जो परफॉर्म करने बाकी है वो प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया, वो एग्जीक्यूटेड एंड इट इज ऑलरेडी परफॉर्म। वीट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए ने 5,000 पे कर दिया, इट इज ए परफॉर्मेंस। बी ने बोला 1 मंथ के बाद आपको वीट का मैं डिलीवरी करूंगा, इट इज ए प्रॉमिस। फ्रॉम ए एग्जीक्यूटेड, फ्रॉम बी एग्जीक्यूटरी। दोनों ने बोला था 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो बोथ साइड इट इज ए एग्जीक्यूटरी। पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन है ना, वो ग्रेटिट्यूस नहीं होना चाहिए, विथ ए मोटिव, विथ ए मोटिव। although it is not due to promise, with a motive to earn something होना चाहिए। आप पे समझ लो ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े हो, आपका कार का ग्लास कोई साफ करना है, तो रीजन क्या है? सामने वाले का मोटिव कुछ मनी लेने का है। हम यहाँ पे बैठे हैं, पीछे कोई शूज मेरा साफ कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, उसका मोटिव क्या है? टू अर्न समथिंग, आई हैव टू पे समथिंग। સચ એક્ટ શુડ નોટ બી એ ગ્રેટિટ્યુઅસ। આવું એક છે ને, એક કન્સિડરેશન હેતુ વગર વોલન્ટરીલી થયેલું ના હોવું જોઈએ। એવી સિચ્યુએશનની અંદર જ્યારે મોટિવ તમારું કંઈક લેવાનું હોય અને સામેવાળી વ્યક્તિએ પ્રોમિસીએ સમ પ્રોમિસ આર ગિવન, એને કંઈક કહી દીધું છે બેનિફિટ લઈને હું તમને આપીશ, તો એ પાસ કન્સિડરેશન પણ તમારું વેલિડ થશે। एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन। फ्रेंड्स, हमने देखा कंसिडरेशन है ना, वो एडिक्वेट है उतना जरूरी नहीं है, लेकिन समथिंग होना चाहिए, सम वैल्यू होना चाहिए। मोटरसाइकिल 2000 में ए ने बी को बेचा, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो विदाउट कंसिडरेशन है, वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं है, वो भी वैलिड है। कोई शेयर मार्केट में उठ गया, उठी गयो बेचारा ने करोड़ अमाउंट 60 अंतराल वेचे, तो એમ નો કહેવાય ઇનવેલિડ કન્સિડરેશન છે। હા, ફ્લડ છે કે નહીં, કોલસોની છે કે નહીં, એ વિચારતી વખતે આ એક પોઈન્ટ ધ્યાનમાં આવી શકે કે કન્સિડરેશન પૂરતું હતું કે નહીં। કન્સિડરેશન પૂરતું નથી એટલા માટે ઇનવેલિડ જ છે આવું માની લેવાનું કંઈ કારણ નહીં। સમથિંગ તો છે ને, ઇટ કેન બી એ વેલિડ, લીગલી બાઉન્ડ ટુ પરફોર્મ। જેને જે કરવાની ફરજ હોય ને એને કરવું જ પડે, એ કરવાના પૈસા ન માંગી શકે। જમાનો બોલી ભાઈ નક્કી નહીં આજકાલ, બટ થિંગ ઇઝ ધેટ તમે બધા અહીંયા બેઠા છો, સામે કોઈ કોઈનું મર્ડર કરતું હોય રોડ ઉપર, એકાદ જણ બહુ ઉત્સાહી હોય, ત્યાં જઈને જોઈ કેમ થયું, શું થયું, ત્યાં જઈને ઉભો હોય, અડધી કલાક સુધી પોલીસ આવે, નામ લખીને વયા છે, પછી જ્યારે કોર્ટમાં એને 5-10 વર્ષ બોલાવે અને ત્યારે કે હું તો મોટો માણસ થઈ ગયો, મને 10 લાખ આપો તો હું આવું, he cannot ask. He or she is an Indian citizen, they are bound to give the eyewitness.
हाँ, यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद आने जाने का एक्सपेंस मांग सकते हैं, ओवर एंड अबव व्हाट ही इज बाउंड टू डू। यहाँ पे उसका विटनेस ओके देने आ सकता था, वो बाहर जाना है तो उससे ओवर एंड अबव उसको जो करना था उससे ज्यादा किया है, तो उसका ज्यादा किया है ना, उतना उसका मांग सकता है। लेकिन एज बीइंग ए इंडियन सिटीजन विटनेस होने का वो कंसिडरेशन नहीं मांग सकता है, मांगेगा तो वॉइड होगा और इलीगल होगा। रियल हमने देखा, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सम वैल्यू होना चाहिए। कोई ऐसा बोलेगा मैं मैजिक करके जादू करके आपको अपना जो ट्रेजर खजानो છે ગોતી આપીશ, એ શું છે? વોઇડ છે. ઇટ ઇઝ નોટ એ વેલિડ, ઇટ ઇઝ નોટ એ વેલિડ. કન્સિડરેશન અનલોફુલ ન હોવું જોઈએ, ઇમોરલ ન હોવું જોઈએ, ઓપોઝ ધ પબ્લિક પોલિસી પણ ન હોવું જોઈએ. Sued by a third party on an agreement. आपको मालूम है जनरली थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू. थर्ड पार्टी कंसिडरेशन આપી શકે પણ દાવો ન કરી શકે, એના અમુક અપવાદ છે. In certain cases third party can sue stranger to a contract. હવે એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, પીએ ક્યુ ને કીધું આ ને પૈસા આપી દેજે, ક્યુ એ તરત જ આને કીધું હોય કે હું તને પૈસા આપી દઈશ, તો આ ક્યુ પર દાવો કરી શકે, અધરવાઇઝ કરી શકે નહીં. આ તમને આપેલા કેસ સ્ટડીમાં પીએ ક્યુ ને પૈસા આપ્યા, ક્યુ એ પી ને વચન આપ્યું આને આપી દઈશ, ક્યુ એ આર ને કીધું નથી, એટલે આપણે આર ક્યુ પર દાવો કરી શકશે નહીં. પી પ્રોમિસ ટુ ક્યુ, Q promised to P, I will pay to the R. Although Q has not paid to the R cannot sue because R is a third party. PQ internally can sue. So thing is that third party cannot sue. Reason is what doctrine of privity of the law. Private વાતમાં કોઈના માથું ન મરાય તમારે. એમ A અને B ના કોન્ટ્રાક્ટ હોય એમાં C એ માથું ન મરાય. Privity of the contract. लेकिन privity of the contract के exception है. Privity of the contract के एक्सेप्शन है. सबसे पहले इन केस ऑफ ए ट्रस्ट, सेटलर एंड ट्रस्टी के बीच में कुछ भी एग्रीमेंट है तो उसके बेनिफिशियरी है ना वो स्यू कर सकते हैं. एक्स कॉलेज के सेटलर ने वाई ट्रस्टी के साथ, एक सेटलर वाई ट्रस्टी ऐसा एग्रीमेंट किया कि पूरा हमारा कॉलेज सेंट्रल एसी हो जाएगा, लेकिन एक साल में नहीं हुआ. Then student can sue on the trustee Y. स्टूडेंट ने वो वाई पे स्यू कर सकते हैं, although स्टूडेंट एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन वो बेनिफिशियरी है. इन केस ऑफ ए ट्रस्ट एग्रीमेंट बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी, बट बेनिफिशियरी कैन स्यू. सेकंड, फैमिली सेटलमेंट. घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं दो चार साथ में मिलकर इसको ये प्रॉपर्टी, इसको ये प्रॉपर्टी, इसको ये प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ सेटलमेंट डिड्यूस इन राइटिंग, राइटिंग में कुछ किया है, बाद में दिया नहीं. मेंबर वैसे इन्वॉल्व नहीं थे, डिसाइड करने में मेंबर इन्वॉल्व नहीं थे, मेंबर कैन स्यू. પાર્ટીશન ઓફ ધ HUF, થર્ડ પોઈન્ટ. જ્યારે વિભાજીકરણ થતું હોય હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી HUF નું, એ વખતે અનમેરિડ ફિમેલ પોતાના લગ્નના ખર્ચા અલગ રખાવી શકે. પ્રોવિઝન ફોર ધ મેરેજ એક્સપેન્સીસ પુટ અસાઇડ ફોર ધેટ સી કેન સ્યુ. એમ કહી શકે મોટી બેનને 100 તોલા સોનું આપ્યું હતું ને 10 લાખનો ખર્ચો કર્યો, પેલા મારા અલગ રાખો, પછી તમે પ્રોપર્ટીના ભાગ પાડો. असाइनमेंट टू अकाउंट, मैं कई बार बोलता हूँ पोस्ट पेड कनेक्शन एक्स मोबाइल कंपनी ने दिया है और एक्स मोबाइल कंपनी का कोई पेमेंट नहीं करेगा तो एक्स मोबाइल कंपनी वाई करके माथा बांधे हुए, माथा वजन વધારે हुए, वाई करके उसको दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर देगा, मेरा कलेक्शन तू लेके आ 20% तेरा. Then Y can go there and Y can take the action because Y got the authority from X. तो Y है वो उसके लिए स्यू कर सकता है, एक्शन ले सकता है. एस्ट्रबल बाय एक्नॉलेजमेंट, कंडक्ट, बिहेवियर, जान कर भी. अर्ली एग्जांपल में क्यू ने आर को इन्फॉर्म नहीं किया था, यहाँ पे एम ने एन को बोल दिया एल के पास से मनी मेरे पास आ गए हैं, कल मैं तुझे दे दूंगा. एक्नॉलेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. एन फॉर नागपुर, एम फॉर मुंबई से स्यू कर सकता है बिकॉज एल ने जब एम को दिया तब एम ने उतावળ થઈને એન ને કહી દીધું એટલે એને દેવા પડે. थिंग इज दैट एन कैन स्यू ऑन एम. कवेनेंट अटैच विद द लैंड. समझ लो कि अभी कोई
एक लैंड था, उस लैंड में 32C 32 टनों कोई लोचो चालतो હતો। कुछ टाइम पे उसको बिल्डर ने लिया, बिल्डर ने शॉप बना के और किसी को दे दिया, वैसे ट्रांसफर होता रहा। तो जैसे लैंड का जो इश्यू था, जो अपील में कोई गए थे, वो अपील का जो डिसीजन आएगा ना, वो करंट ओनर होगा ना उसको अप्लाई होगा। सेलर ऑफ द सक्सेसर ऑफ द सेलर मीन्स परचेसर, सक्सेसर ऑफ द सेलर। एक्स लैंड ओनर था, वाई बिल्डर था, जेड है वो करंट ओनर है। अल्दो अपील में एक्स गया था, लेकिन एक्स ने वाई को बता दिया, वाई ने जेड को बता दिया कि लैंड के साथ के जितने कवेनेंट है ना, जितना एग्रीमेंट है ना, वे तमने बाइंड करशे। जो अपील का डिसीजन आएगा उसके लिए जेड रिस्पॉन्सिबल होगा, कवेनेंट अटैच विथ द लैंड। एजेंट कुछ भी करके आएगा ना, तो प्रिंसिपल है ना वही सफर करेगा, विद इन स्कोप ऑफ द ऑथोरिटी है तो। प्रिंसिपल का नाम दिया है और स्कोप ऑफ द ऑथोरिटी है तो मिसेस वाई जाएगी, परचेस करके आएगी, विद इन स्कोप ऑफ ऑथोरिटी होगा। तो बोल दिया होगा कि मैं वाई की हस्बैंड, वाई की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड वाई है, मालूम वाई कौन है, डीवाईएसपी है। थिंग इज दैट उस टाइम पे वाई विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मिसेस वाई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ वाई। एनीवे, एजेंट ने स्कोप ऑफ ऑथोरिटी में काम किया है तो प्रिंसिपल लायबल हो सकता है। आपने देखा कि कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, उसके भी सर्टेन एक्सेप्शंस है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, हस्बैंड फॉरेन जा रहा था, वाइफ को लिख के दिया, एग्रीमेंट इन राइटिंग है, रजिस्टर्ड है, एवरी मंथ 2 लाख में दूंगा। तो वाइफ बोला कोई बात नहीं, अब वापिस आओगे तो भी चले, 2 लाख बेचते रहे, लेकिन एग्रीमेंट राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वाई कैन स्यू द हस्बैंड, मिसिस वाई कैन स्यू ऑन हर हस्बैंड वाई। मिसिस वाई वाई ઉપર દાવો કરી શકે છે, લેખિતમાં હોય, રજીસ્ટર્ડ કરાવેલું હોય તો। નેચરલ લવ એન્ડ અફેક્શન ને લીધે કોઈએ પણ કોઈને પ્રોમિસ આપ્યું હોય તો તે લેખિતમાં હોય અને રજીસ્ટર્ડ હોય તો જ વેલિડ છે। મજાકમાં તો જૂના કાળની અંદર કૈકેયીએ જે દશરથને વચન આપ્યું હતું કે ભરતને છે તે રાજગાદીને રામને વનવાસ, એ કાળમાં લેખિતની જરૂર નહોતી ને એટલે વેલિડ હતું। આજના કાળમાં લેખિતની જરૂર છે, પણ મગજમાં ક્યાં બેસે? નેચરલ લવ એન્ડ અફેક્શન અહીંયા લેખિતની જરૂર પડે, પણ લો કીએ છે नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन एग्रीमेंट इन राइटिंग रजिस्टर्ड देन वैलिड। पास वॉलंटरी सर्विसेज, मेरा बाइक में वहां पे गैरेज के पास रख के आया, चाबी में भूल गया, तो गैरेज वाले को लगा ये सर आते हैं डेली वॉश करवाने के लिए रख गया, तो उसने वॉश कर दिया। मैंने यहाँ से ऊपर से देखा वो वॉश कर रहा था, उसका एक्ट ग्रेटिट्यूस नहीं था, मैं एग्जिस्ट था, मैंने बेनिफिट एंजॉय किया और मैंने वहां पे जाके बोला ओके आई विल पे टू यू, that means I am liable although it is not due to promise but there was a motive। वहां पे मोटिव है वो तो अर्निंग का था ही। यहाँ पे पी ने आर का पर्स वापिस दिया, आर ने प्रोमिस किया मैं आपको मनी दूंगा, तो आर को देना ही पड़ेगा। टाइम बेट है, समझ लो सीपीटी का फीस किसी का बाकी है और 3 साल के बाद रिसेप्शन में मिलेंगे किसी के, रिसेप्शन में आप मुझे बोलो कि वो सर उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, फीस नहीं पे किया था, मैं पे कर दूंगा, कितना बोला तो वैलिड नहीं है, लिख के दे दिया ना देन इट विल बी वैलिड। आपको मालूम है टाइम पीरियड यानी क्या? लिमिटेशन एक्ट बोलता है 3 साल के बाद कोई ड्यू आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन 3 साल के बाद वो कहीं मिलेगा और लिख के दे देगा ना तो आप ड्यू कर सकते हो। एजेंसी, कई एजेंसी होती है जो कंसीडरेशन बिना होती है, नई नई एजेंसी होती है ना, तो वहां पे आपको ऐसा बोला था एजेंसी आप संभालो, मैं यहाँ पे कभी भी दूसरे एजेंट नहीं रखूंगा, कुछ कंसीडरेशन नहीं लिया है, कभी ऐसा बोला है तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है ना, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी वैलिड है। उसी एरिया में और किसी को वो एजेंसी नहीं दे सकते। कॉम्प्लीटेड गिफ्ट, कॉम्प्लीटेड गिफ्ट मीन्स समझ लो कि कोई बड़े ट्रस्ट का बड़ा फंक्शन है, ट्रस्टी को स्टेज पे लेके आए और इतनी बड़ी बड़ी बात है कि इसकी इतनी कॉलेज है, स्कूल है, इतना ट्रस्ट है, इतना काम करते हैं, बाद में उसको पूछा अभी हम ये कॉलेज स्टार्ट करने वाले, उसके लिए आप क्या दोगे? इतने लोगों के बीच में बोलेगा लिखो 1 करोड़, तो जब वो नीचे उतरेगा आप बोलोगे चेक दो, तो बोलेगा वो तो मैंने बोला था, ऐसा चलेगा? नो, उसने बोला और उसकी वजह से आप और कहीं कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो गए हो, इसीलिए उसको देना ही पड़ेगा। कॉम्प्लीटेड गिफ्ट इज वैलिड बेलमेंट, रिपेयर करने के लिए, यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आप बाहर जा रहे हो तो संभालने के लिए, कोई भी पर्पज के लिए। दूसरे का गुड्स मेरे पास पड़ा है ना,
इट इज ए बेलमेंट, मे बी विदाउट कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन होना ऐसा जरूरी नहीं है। चैरिटी ऑलरेडी वी हैव सीन कि चैरिटी में जो हम देने वाले हैं ना, उसका हमने जो लाइफ लिया है ना, वो भी वैलिड रहेगा। वो हमने सिर्फ बोला है नहीं चलेगा, हमें देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।